एक डरावनी सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। मदन और उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए, लेकिन हम यहाँ किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन ने समझाते हुए उसे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगा। ये कहते हुए दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकरा गया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी बोला, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, लगता है आप यहाँ नए आए हैं। तब शोभा और मदन ने कहा, हाँ, हम यहाँ नए आए हैं और हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते। फिर उस आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास की ही बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं। जब आपको आपका कोई मकान मिल जाता है तब आप चले जाइएगा। वो आदमी थोड़ा अजीब सा था। वो शोभा की तरफ गौर से देखे जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद के लिए आखिर क्यों तैयार हो गया, जबकि आजकल तो बिना कोई मतलब के कोई किसी के लिए पूछता तक नहीं है। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। मदन ने कहा, चलो अच्छा हुआ, इंतज़ाम हो गया घर का, अब आराम से हम अपने लिए घर खोज लेंगे। दोनों रफ़ीक के साथ उसके घर आ गए। रफ़ीक ने कहा, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। ये कहते ही रफ़ीक शोभा की तरफ घूरते हुए नज़रों से देखने लगा और दरवाजे के बाहर की ओर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और चलकर क्यों नहीं रहते। मदन ने कहा, देखो, एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने की वजह तुम उस पर शक कर रही हो। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि वो मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफ़ीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफ़ीक के गुणगान गाते हुए बिल्कुल भी नहीं थक रहा था। रात हो गई थी, दोनों खाना खा के सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली सी चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वही नुकीली चीज़ दोबारा महसूस होने लगी। जब शोभा की आंखें खुली तो उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने के लिए मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई चीज़ था, जो कि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो शरीर मानो जैसे सड़े गले मांस से बना हो, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देखकर शोभा डर के मारे थर-थर कांपने लगी और चिल्लाई। उसकी चीख सुनते ही मदन की नींद खुल गई। शोभा कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम नहीं मानते। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मदन कहता है, क्या हुआ, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफ़ीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम से आपके चीखने की आवाज़ सुनी, तभी मैं दौड़कर इस तरफ आया। शोभा इतनी डर चुकी थी कि अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जैसे तैसे शोभा ने रात गुजारी। सुबह हुई तो सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। रफ़ीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा और कहने लगा, शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, अपने गहने भी ले लेना साथ में। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चलती मानो शोभा अपनी सुध में ही ना हो।
थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हो गई। मदन उठा। उसने देखा कि शोभा अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। मदन ने इशारा करते हुए रफ़ीक का घर दिखाया। गांव का ही एक बुज़ुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान है और उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वो किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुज़ुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ वो कुछ देर पहले सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। अब वो गांव वालों को सारी बात बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफ़ीक से उसकी मुलाकात हुई, और कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे थे। एक व्यक्ति उस भीड़ में ऐसा था जिसने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं भी नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या किसी ने घर की छतों पर देखा? फिर सभी अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए। एक लड़के ने अपनी छत से आवाज़ लगाई कि एक औरत सामने वाली छत पर बैठी हुई है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े। साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध पड़ी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं और मुझे यहाँ बैठने को कहा है। मैं अपने सारे गहने भी लेकर आई हूँ, बस अभी ही आते होंगे। इतना कहकर शोभा वहाँ बेहोश हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई आत्मा ऐसा भी कर सकती है? और अगर वो आत्मा थी तो उसने शोभा को गहने लेकर क्यों बुलाया? क्या ये आत्माएं सच्ची में होती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।